स्टैटिक स्मार्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। अकाउंटिंग की इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं ट्रायल बैलेंस के बारे में। किसके बारे में? ट्रायल बैलेंस के बारे में। तो चलिए अभी हम ट्रायल बैलेंस के बारे में जानेंगे। इसके पहले ऊपर के कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, इस क्वेश्चन को पहले हम सॉल्व कर ले रहे हैं, इसके बाद से हमको ट्रायल बैलेंस के बारे में चर्चा करना होगा। ठीक है, जैसे कि ये ट्रांजेक्शन आपका दिया हुआ, ये ट्रांजेक्शन सिंपल और कंपाउंड दोनों मिलाकर के दिया हुआ, ये जो ट्रांजेक्शन आपका दिया हुआ समझ में आ रहा है ना। पर इसमें आपको छांटना है कि आपका सिंपल कौन है और कंपाउंड कौन। ये ट्रांजेक्शन आपको दिया गया, आपकी हेल्प के लिए दिया हुआ। तो देखिए सबसे पहले तो मैंने आपको बताया था कि जो भी जर्नल एंट्री हम करते हैं, उस जर्नल एंट्री के लिए पहले ये जरूरी होता है जल्दी आपका साथी। देखिए सिंपल जर्नल एंट्री, चाहे कोई भी जर्नल एंट्री हम स्टार्ट करेंगे तो ये पहले हमको ये जानना होता है कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। चूंकि मैंने आपको बताया भी है कि कोई भी आप जर्नल एंट्री करिए, वो सॉल्यूशन आप तभी निकाल पाएंगे जब क्वेश्चन आपको समझ में आ सके। समझ में आ रहा है ना। तो जैसे कि यहाँ पे एक डेट लिखा है, पार्टिकुलर लिखा है, इतने सारे ट्रांजेक्शन ये आपके लिए दिया गया था। ठीक है, आप नहीं बनाए होंगे पता है, मैं इसको बता दे रहा हूँ। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा है 2 अप्रैल 2020, 2 अप्रैल 2020, और कह रहा है कि ऑनर इन्वेस्टेड द अमाउंट इन बिजनेस फॉर RS 6 लाख वाइड स्टेट बैंक ऑफ इंडिया चेक नंबर 560091 टू ICI बैंक, टू ICI बैंक। अगर हम इसका हिंदी हम बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि 2 अप्रैल 2020 को बिजनेस के ऑनर, बिजनेस के मालिक अपने बिजनेस में कैपिटल के तौर पे पूंजी लगा रहे हैं। कितना? 6 लाख रुपए। किससे? कैपिटल के तौर पे जो पूंजी लगा रहे हैं 6 लाख रुपया, और वो भी पेमेंट किससे हो रहा है? चेक से हो रहा है। ये जो पैसा रिसीव हो रहा है ये कैश नहीं रिसीव हो रहा है, ये बैंक में रिसीव हो रहा है। समझ में आ रहा है ना। क्वेश्चन वही है, थोड़ा सा यहाँ पे घुमा करके दिया हुआ। जैसे अगर ऑनर दिया है तो आप ये समझिए कि बिजनेस का प्रोप्राइटर है, बिजनेस का मालिक। क्योंकि बिजनेस का ऑनर ही, बिजनेस का मालिक ही बिजनेस में कैपिटल लगाने का काम करता है। तो इसमें कौन कौन सा अकाउंट बनेगा बताइए? इसमें कैपिटल बनेगा और एक बैंक का बन जाएगा, क्योंकि ये पेमेंट जो मिल रहा है ये बैंक में मिल रहा है। क्योंकि अगर कैश से मिलता तो कैश का जिक्र होता, लेकिन ये बैंक के माध्यम से हो रहा है। तो इस ट्रांजेक्शन को हम बनाएंगे सिंपल जर्नल एंट्री, और इस ट्रांजेक्शन को हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे कैपिटल को क्या करेंगे? क्रेडिट या डेबिट? कैपिटल को क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे, क्योंकि इन्वेस्टेड की बात आ रही है। और इन्वेस्ट कौन कर रहा है? बिजनेस का मालिक, बिजनेस का प्रोप्राइटर। और चूंकि कैपिटल संबंधित है पर्सनल अकाउंट से, और कैपिटल हमेशा पर्सनल अकाउंट के हिसाब से क्रेडिट होता है। चूंकि क्यों? तो कैपिटल एक प्रकार का गिवर का नेचर होता है, और गिवर का नेचर हमेशा क्रेडिट होता है। किस रूल के हिसाब से? पर्सनल के हिसाब से। ये मैंने आपको कई बार बताया भी है। और जो ये पेमेंट हमको रिसीव हो रहा है ये हमको कैश नहीं रिसीव हो रहा है, यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए कह रहा है कि चेक के माध्यम से ये रिसीव हो रहा है। तो मैंने आपको बताया भी है कि जब भी क्वेश्चन में चेक का अगर जिक्र किया जाता है तो बैंक अकाउंट को हम उसको बताते हैं। तो इसमें चूंकि डेबिट कर देंगे किसको? बैंक अकाउंट। तो यहाँ पे जब इसका हम क्वेश्चन बनाएंगे तो बैंक अकाउंट हमारा डेबिट हो जाएगा और कैपिटल अकाउंट हमारा क्रेडिट हो जाएगा। कोई दिक्कत? और यहाँ पे नरेशन में हम दे सकते हैं कि ऑनर इन्वेस्टेड अमाउंट इन बिजनेस फॉर RS 6 लाख ऑन, या आप लिख सकते हैं बाई चेक या चेक के माध्यम से, या ऑन बैंक में लिख सकते हैं। ये जो कैपिटल लगाने का काम कर रहे हैं, जो पूंजी लगाने का काम कर रहे हैं अपने बिजनेस में, वो बैंक के माध्यम से कर रहे हैं, कैश के माध्यम से नहीं कर रहे। कोई दिक्कत? अब चलिए सेकंड, तो ये इस हिसाब से क्या हो जाएगा? सिंपल या कंपाउंड? सिंपल हो जाएगा। अब चलिए अगला ट्रांजेक्शन दिया है 3 अप्रैल 2020 को, कह रहा है कि परचेज मशीनरी फ्रॉम साम मशीन टूल्स अमाउंटेड RS 1 लाख बाई पेइंग चेक। और ये भी ट्रांजेक्शन लेके गया किसमें? चेक की। कह रहा है कि शाम से
कुछ मशीनरी का सामान खरीदा गया या कुछ मशीन खरीदा गया, ऐसे समझिए आप। इसमें मशीनरी लिखा गया है ना, कह रहा है कि मशीनरी खरीदा गया शाम से, और वो भी कह रहा है कि जिसका भुगतान किया गया चेक के माध्यम से। तो कौन कौन सा अकाउंट बनेगा? हाँ, एक मशीनरी का बन जाएगा और एक बैंक का बन जाएगा। तो चूंकि बैंक देने वाला है तो उसको हम क्रेडिट करेंगे, और मशीनरी एक प्रकार का एसेट्स हमारे व्यापार में आ रहा है, इसलिए उसको हम डेबिट कर देंगे। तो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, और लिख देंगे परचेज बाय चेक, यानी कि चेक के माध्यम से परचेज किया जा रहा है, जिसका चेक नंबर उसको हम मेंशन कर। कोई दिक्कत? अब चलिए तीसरे ट्रांजैक्शन के बारे में समझते हैं। करे कि 4 अप्रैल 2020 परचेज फर्नीचर फ्रॉम केपीएन फर्नीचर फॉर आरएस 90,000। करा है कि अपनी बिजनेस में मैंने केपीएन फर्नीचर से मैंने क्या खरीदा? फर्नीचर खरीदा। और कितने रुपए से? 90,000 रुपए से। और इसको भी पेमेंट किया जा रहा है चेक के माध्यम से। कौन कौन सा बनेगा? एक तो आपका फर्नीचर का बन जाएगा, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट हो जाएगा ना, क्योंकि बैंक से ही पैसा दिया जा रहा है। और इसी में एक और कैश क्वेश्चन दिया है, कह रहा है कि गुड्स परचेज फ्रॉम लक्ष्मी ट्रेडर्स अमाउंटेड आरएस 50,000। कह रहा है कि 50,000 रुपए से लक्ष्मी ट्रेडर्स से कुछ गुड्स खरीदा गया। तो गुड्स का नाम दिया है? नहीं दिया। तो कौन कौन सा अकाउंट बनेगा? हाँ, यहाँ पे एक अकाउंट आपका बन जाएगा परचेज का और एक अकाउंट आपका बन जाएगा कैश का। तो परचेज डेबिट होता है नॉमिनल के हिसाब से, परचेज को डेबिट करेंगे और कैश को क्रेडिट करेंगे। क्लियर हुआ? अब चलिए अगला जो क्वेश्चन दिया है 7 अप्रैल 2020, कह रहा है कि सोल्ड गुड्स ऑन कैश आरएस अमाउंट आरएस 5,000 टू गणेश एंटरप्राइजेस। मतलब कह रहा है कि गणेश एंटरप्राइजेस को कुछ गुड्स बेचा गया। तो इसमें क्या क्या बनेगा? एक सेल्स का बनेगा और एक कैश का बनेगा। तो अगर हम किसी गुड्स को हम सेल करेंगे तो उस केस में व्यापार में कैश आएगा कि जाएगा? आएगा। और कैश रियल अकाउंट है, हमारे व्यापार में आ रहा है, इसलिए कैश अकाउंट को डेबिट कर देंगे, सॉरी डेबिट कर देंगे। और सेल्स अकाउंट हमेशा क्रेडिट होता है नॉमिनल के हिसाब से, इसलिए सेल्स अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। इसमें जो ट्रांजेक्शन बनेगी कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट बन जाएगा, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट बन जाएगा। अब चलिए अब ये अगला ट्रांजेक्शन जो 5वें नंबर का जो ट्रांजेक्शन दिया है, इसमें देखिए क्या को दिया। इसमें कह रहा है कि परचेज गुड्स फ्रॉम विवेक, विवेक से कुछ गुड्स परचेज किया गया। तो एक परचेज अकाउंट बनेगा और कह रहा है कि ऑन कैश, और दूसरा कैश का बन जाएगा। कह रहा है कि विवेक से मैंने कुछ गुड्स परचेज किया तो हमारा परचेज अकाउंट बन जाएगा और एक कैश का अकाउंट बन जाएगा। और फिर कह रहा है कि 2,000 रुपए से परचेज किया गया। कितने रुपए से? 2,000 रुपए से परचेज किया जा रहा है। और कह रहा है कि आरएस 100 डिस्काउंट भी है, मतलब जिसमें 100 रुपया डिस्काउंट भी हो रहा है। और बाकी यहां से लेकर के यहां तक इसको काट दीजिएगा, इसका कोई मतलब नहीं है। ये ट्रांजेक्शन है, देखिए ये केवल कंफ्यूजन करने के लिए दिया। जब हम परचेज करेंगे तो डिस्काउंट रिसीव होगा कि डिस्काउंट अलाउ होगा? जब परचेज करेंगे तो डिस्काउंट अलाउ होगा, डिस्काउंट रिसीव होगा? हाँ, रिसीव होगा कि अलाउ होगा? अलाउ होगा। और कितने लोग सपोर्ट कर रहे हैं अलाउ को? तो बाकी लोग किसको सपोर्ट कर रहे हैं? जब परचेज करते हैं तो डिस्काउंट रिसीव होता है। जैसे कि मान के चलिए हम दुकान पे चले गए एक कलम खरीदने के लिए, कलम का मूल्य बताया 20 रुपये, हम कहें नहीं 15 रुपये में आप हमको दे दीजिए। तो अगर वो 15 रुपये हमको दे रहा है तो क्या 5 रुपये एक्स्ट्रा उसको हम दे के आ रहे हैं कि हमारे पास रह रहा है? हमारे पास रह रहा है ना, तो 5 रुपये हमारा इनकम हो जाएगा। क्या होगा? इनकम होगा। तो जब परचेज करते हैं तो डिस्काउंट रिसीव होता है। डिस्काउंट अलाउ तब होता है जब सेल करते हैं, उसके लिए डिस्काउंट अलाउ हो जाएगा और आपके लिए डिस्काउंट रिसीव हो जाएगा। क्लियर हुआ? तो यहाँ पे कह रहा है कि कुछ गुड्स खरीदा गया विवेक से 20,000 रुपए से, जिसमें 100 रुपए का हमारा क्या हो गया? डिस्काउंट हो गया। आप एक क्वेश्चन समझिएगा, अगर 20,000 सॉरी 2,000 दिया ना, अगर हम 2,000 रुपए का सामान हम खरीद रहे हैं तो उस पर भी हमको मात्र 2,000 रुपया कैश देना पड़ रहा है और 1,100 रुपया हमारा क्या हो रहा है? डिस्काउंट हो रहा है। तो टोटल मैंने सामान का रुपए का खरीदा
2100 रुपए का। अरे 2100 रुपए का सामान खरीदे होंगे तभी तो 100 रुपए डिस्काउंट होता है, तो 2000 रुपए हमको देना पड़ रहा है कि 2000 से छांट करके तब 100 रुपया दिया। नहीं, ये क्वेश्चन में थोड़ा सा घुमाया है समझने के लिए। कह रहा है कि 2100 रुपए का मैंने सामान खरीदा था विवेक से, तो 2000 रुपया मैंने कैश दे दिया और 100 रुपया हमारा डिस्काउंट हो जाएगा। इसमें 3 ट्रांजेक्शन बनेंगे, जिसमें कैश को भी क्रेडिट करेंगे और डिस्काउंट रिसीव को भी क्रेडिट करेंगे और परचेज को डेबिट करेंगे। देखिए मैं बता रहा हूं आपको इसकी ट्रांजेक्शन हम कैसे बनाएंगे। तो यहां पे हम भरेंगे सबसे पहले क्या, परचेज। देखिए मैं बता रहा था सबसे पहले कि 10 अप्रैल 2020 को यहाँ पे बताया जा रहा है कि परचेज किया गया कुछ गुड्स किससे, विवेक से, और वो भी कैश अमाउंट 2000 रुपए से, जिसका कैश अमाउंट 2000 दिया गया, जिसमें 100 रुपए आपका क्या हुआ है, डिस्काउंट रिसीव हुआ। तो एक चीज समझिए, मैंने अभी आपको बताया है कि जब किसी गुड्स को परचेज किया जाता है तो उस केस में हमको डिस्काउंट रिसीव हो रहा होता है, और डिस्काउंट रिसीव है तो डिस्काउंट रिसीव अगर परचेज करते समय हो रहा है तो एक प्रकार की वो हमारी इनकम होती है। क्या होती है, इनकम होती है। तो इनकम को हम नॉमिनल अकाउंट के हिसाब से क्रेडिट करते हैं कि डेबिट, क्रेडिट करते हैं। और परचेज अकाउंट हमारा डेबिट होता है किसके रूल के हिसाब से, इसको यहां से हम यहां से इसको कैंसिल कर दे रहे हैं, ठीक है। यहां से ये केवल कंफ्यूजन करने के लिए दिया है, बस आपका ट्रांजेक्शन केवल डिस्काउंट तक ही दिया, समझ में आया। तो जैसे यहाँ पे बताया जा रहा है कि परचेज किया गया कुछ गुड्स वो भी विवेक से, और कह रहा है कि जिसका कैश अमाउंट आपका 2000 दिया गया और 100 रुपए हमारी क्या हुए, डिस्काउंट हुए। मैंने अभी आपको एक छोटा सा एग्जांपल मैंने आपको दिया है कि अगर कि मान के चलिए कि अगर हम जो है, अगर हम एक दुकान पे पेन खरीदने जाते हैं और वो पेन अगर 20 रुपए का है और उसमें भी अगर हम 5 रुपए डिस्काउंट करवाते हैं तो वो डिस्काउंट हमारे लिए रिसीव का होता है, डिस्काउंट रिसीव होता है। और परचेज करते समय डिस्काउंट रिसीव होता है और सेल करते समय डिस्काउंट अलाउ होता है। तो वो जब हम परचेज करने गए हैं तो वो 5 रुपया जो मैंने डिस्काउंट करवाया है वो हमारे लिए इनकम हो जाएगा और उसके लिए एक्सपेंस हो जाएगा, जो सेल कर रहा है उसके लिए एक्सपेंस हो जाएगा। तो इसमें जो हम ट्रांजेक्शन बनाएंगे, ये ट्रांजेक्शन आपका जा रहा है सीधे कंपाउंड जर्नल एंट्री में। किसमें जा रहा है, कंपाउंड जर्नल एंट्री में। अगर मैंने जो है 2000 रुपया कैश पेमेंट किया है और प्लस 100 रुपया मैंने डिस्काउंट कराया, तो टोटल प्रोडक्ट का कीमत कितना रुपया हम लगा सकते हैं, 2100 रुपया लगा सकते हैं। यानी कि इसमें 3 अकाउंट आपके सामने आ रहा है। देखिए, एक तो आपका हो जाएगा परचेज, परचेज किया हमने कितने रुपए का, 2100 रुपए का, तभी तो 2000 पेमेंट किए हैं, 100 रुपया हमारा डिस्काउंट हुआ है। अरे 2000 थोड़ी ना है आपका, 2000 वो कैश पेमेंट दिया जा रहा है, लेकिन 100 रुपये हमारी डिस्काउंट हो रहे हैं। तो एक्चुअल में अगर हम प्रोडक्ट का मूल्य जाने, यानी कि गुड्स की कीमत अगर हम जाने, तो वो है हमारा 2100 रुपये। कितना रुपए, 2100 रुपये। अब इसमें भी अगर हम बात करें सबसे पहले यहाँ पे कैश के बारे में, तो इसमें आप कैश दे रहे हैं मात्र कितना रुपया, 2000 रुपया आप कैश दे रहे हैं। देखिए 2000 रुपया आपने कैश दे दिया और प्लस उसी प्रोडक्ट में या उसी परचेज करते समय आपको डिस्काउंट हो गया क्या रुपया, 100 रुपये। अब इसमें 3 अगर अकाउंट आपको मिल गया तो अब आपको ये पहचानना है कि किसको डेबिट और किसको क्रेडिट किया जाए। तो चूंकि परचेज की बात हो रही है, देखिए ये परचेज की बात हो रही है और परचेज आता किस अकाउंट में, नॉमिनल में, और परचेज को हमेशा हम डेबिट करते हैं नॉमिनल अकाउंट के हिसाब से, इसलिए हम इसको क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे। और देखिए अगर हम परचेज करते हैं तो कैश हमारे व्यापार में आता है कि जाता है, जाता है। और कैश एक प्रकार की रियल अकाउंट के अंतर्गत आता है और वो एक प्रकार का एसेट्स है, लेकिन परचेज करते समय तो हमारे बैंक हमारे कैश क्या हो रहे हैं, जा रहे होते हैं, और कैश रियल अकाउंट है और हमारे व्यापार से जा रहा है, इसलिए कैश को हम कर देंगे क्रेडिट। और जो डिस्काउंट रिसीव हुआ है, तो डिस्काउंट रिसीव हो रही है, एक प्रकार की इनकम हो रही है, तो इनकम को भी नॉमिनल अकाउंट के हिसाब से किया जाता है क्रेडिट, इसलिए हम इसको भी कर देंगे क्या, क्रेडिट कर देंगे। अब देखिए अगर 2100 रुपए से मैंने डेबिट कर दिया तो 2100 रुपए से मैंने क्या कर दिया, क्रेडिट भी कर दिया, तो इसको कौन सा एंट्री बोलेंगे, जर्नल एंट्री के अंतर्गत इसको कौन सी एंट्री बोला जाए, कंपाउंड बोला जाएगा ना, क्योंकि सिंगल अकाउंट आपका डेबिट है और 2 अकाउंट आपका क्रेडिट का दिखा रहा है, इसको हम लेके चले जाएंगे कंपाउंड जर्नल एंट्री। ऐसे इस ट्रांजेक्शन को हम सॉल्व करेंगे, कोई दिक्कत। अब चलिए अगला जो दिया है यहाँ पे 30 अप्रैल 2020 कह रहा है
सॉरी यहाँ पे, हाँ, कह रहा है कि 12 अप्रैल 2020 को कह रहा है कि पेड RS 24,000 टुवार्ड्स रेंट, और कह रहा है कि दो चेक यानी कि चेक नंबर 550027 ऑफ ICI बैंक कह रहा है कि 12 अप्रैल 2020 को रेंट पेड किया गया क्या रुपया, 24,000 रुपये। तो चूंकि रेंट पेड की बात हो रही है और कैसे पेड किया जा रहा है, चेक के माध्यम से, तो कौन कौन सा अकाउंट बनेगा, एक तो रेंट पेड का बनेगा और एक बैंक का बन जाएगा। अरे चेक चेक बार बार क्यों कह रहे हो, मैंने बोला भी है कि जब भी ट्रांजेक्शन में अगर चेक का जिक्र किया जाता है तो बैंक अकाउंट बनाते हैं, तो एक आपका बन जाएगा रेंट पेड और दूसरा आपका बैंक बन जाएगा। क्योंकि बैंक से ही पैसा दिया जा रहा है और बैंक पर्सनल अकाउंट है, और बैंक को हम गिवर बोल सकते हैं ना, क्योंकि उसी के माध्यम से ये पेमेंट हो रहा है। तो बैंक गिवर है तो गिवर का नेचर हमारा क्रेडिट होता है पर्सनल अकाउंट के हिसाब से, और रेंट पेड हमारे बिजनेस का एक्सपेंस होता है, एक्सपेंस को हम डेबिट करते हैं नॉमिनल के हिसाब से। इसकी जो सॉल्यूशन बनेगी, रेंट पेड अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, सही है, क्योंकि बैंक से ही भुगतान किया जा रहा है। अब अगला जो दिया है 30 अप्रैल 2020 कह रहा है कि डिप्रिसिएशन ऑफ RS 850 चार्ज ऑन मशीनरी, कह रहा है कि मशीनरी पे डिप्रिसिएशन चार्ज लगा 850 रुपए। तो डिप्रिसिएशन का मतलब होता है मूल्यह्रास, मूल्य में कमी, एक प्रकार का एक्सपेंस होता है, ठीक है ना, एक प्रकार का एक्सपेंस होता है। जैसे कि मान के चलिए कि आपने जो है कोई प्रोडक्ट आपने 100 रुपए में खरीदा, उसको जो है आप मान के चलिए कि 2 महीने के बाद अगर आप बेच रहे हैं तो 100 रुपए से कीमत अगर कम मिल रही है तो उसके मूल्यों में ह्रास हो रही है, उसको मूल्यह्रास बोला जाता है। वो एक प्रकार का एक्सपेंस होता है। डिप्रिसिएशन एक प्रकार का एक्सपेंस होता है जो मूल्यों में ह्रास होती है। जैसे कि मान के चलिए आपने प्रोडक्ट खरीदा होगा कुछ अलग रेट में, लेकिन 850 रुपए इसकी मूल्यों में क्या हो रही है, कमी आ रही है, एक्सपेंस हो रहा है। और किसमें कमी आ रही है, तो मशीनरी में कमी आ रही है। तो यहाँ पे जो हम डिप्रिसिएशन को बोलेंगे, तो डिप्रिसिएशन हमारा एक प्रकार का क्या होता है, एक्सपेंस होता है। और एक्सपेंस है तो किस अकाउंट में लेके जाएंगे, नॉमिनल में लेके जाएंगे। तो डिप्रिसिएशन को हम डेबिट कर देंगे और मशीनरी को क्रेडिट कर देंगे। कोई दिक्कत, ये इसकी सॉल्यूशन बनेगी। अब हमारे सामने क्वेश्चन आता है ट्रायल बैलेंस। देखिए अगर हम ट्रायल बैलेंस के बारे में बात करें तो ट्रायल बैलेंस होता क्या है, तो देखिए ट्रायल बैलेंस को जानने से पहले ये आपको जानना होगा कि किसको डेबिट और किसको क्रेडिट करना होता है। क्योंकि सिंपल जर्नल एंट्री में मैंने आपको अधिकतर में यही बताया है कि किसको डेबिट और किसको क्रेडिट किया जाएगा, किसको डेबिट और किसको क्रेडिट किया जाएगा। और इसी में ट्रायल बैलेंस में आपको समझना है, क्योंकि ट्रायल बैलेंस यहाँ पे क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है कि द ट्रायल बैलेंस इज स्टेटमेंट शोइंग द बैलेंस आर टोटल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट ऑफ ऑल अकाउंट्स इन द लेजर। कह रहा है कि ट्रायल बैलेंस एक स्टेटमेंट होता है जो शो करता है बैलेंस को, किसको, टोटल ऑफ डेबिट यानी कि डेबिट के बैलेंस को, और टोटल ऑफ क्रेडिट क्रेडिट के टोटल बैलेंस को। एक प्रकार का स्टेटमेंट होता है। और फिर यहाँ पे लिखा है इंटेंडिंग टू वेरीफाई द अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ पोस्टिंग टू द लेजर अकाउंट्स, यानी कि लेजर अकाउंट के माध्यम से हम इसकी अर्थमेटिकल एक्यूरेसी के माध्यम से, यानी कि अर्थमेटिकल एक्यूरेसी को भी हम देखते हैं, वेरीफाई करते हैं। और कह रहा है कि इट इज एन इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट इन द अकाउंटिंग प्रोसेस, और एक प्रकार की महत्वपूर्ण हमारा स्टेटमेंट होता है किसका, अकाउंटिंग प्रोसेस का। और कह रहा है कि एज इट शो द फाइनल पोजीशन ऑफ ऑल अकाउंट्स एंड हेल्प इन प्रिपेयरिंग द फाइनल स्टेटमेंट। और कह रहा है कि यहाँ पे एक फाइनल पोजीशन को ये शो करता है अकाउंट के माध्यम से, और ये हेल्प करता है प्रिपेयर करने के लिए फाइनल स्टेटमेंट का। यानी कि ट्रायल बैलेंस के बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ पे लिखा भी है कि ट्रायल बैलेंस किसी भी अकाउंटिंग प्रोसेस का एक निष्कर्ष होता है। क्या होता है, निष्कर्ष होता है, जिसको हम इंक्लूजन बोलते हैं। और यहाँ पे लिखा भी है, कह रहा है कि ट्रायल बैलेंस एक अकाउंटिंग प्रोसेस का निष्कर्ष होता है, और यह प्राइमरी और फाइनल अकाउंट बुक को क्या करता है, जोड़ता है। यह प्राइमरी और अकाउंट बुक को क्या करता है, फाइनल अकाउंट बुक को आपस में जोड़ता है। और फिर कह रहा है कि किसी भी अकाउंट की फाइनल वैल्यू हम जर्नल बुक से सीधे नहीं निकाल सकते। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जर्नल एंट्री जो हम करते हैं उसमें हम डेट वाइज रिकॉर्ड मेंशन करते हैं, मैंने बताया था ना, उसमें पर डे का डेटा हम अलग अलग बनाते हैं। जैसे आज की डेट में अपनी बिजनेस में मैंने कितना ट्रांजेक्शन किया, आज का डेट में हम जो है जो भी ट्रांजेक्शन करेंगे उसको हम क्या करेंगे, जर्नल एंट्री में मेंशन करेंगे। लेकिन क्या एक दिन की ट्रांजेक्शन से हम अपनी जो है फाइनल स्टेटमेंट हम नहीं तैयार कर सकते। समझ में आ रहा है ना, 1 अप्रैल से लेकर के और 31 मार्च तक आपने अपने बिजनेस में क्या क्या ट्रांजेक्शन किया उसको हम क्या करते हैं, उसको हम एक जगह मेंशन करते हैं, डेबिट को अलग और क्रेडिट को अलग।
वही बातें इसमें कह रहा है कि एक कह रहा है कि किसी भी अकाउंट की फाइनल वैल्यू हम जर्नल बुक से सीधे नहीं निकाल सकते, क्योंकि जर्नल एक डे बुक की तरह होता है जिसमें डेली वाइज ट्रांजेक्शन को हम क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। मैंने पूरा पढ़ाया है। तो इसमें ये कह रहा है, तब हम कैसे जांच करेंगे इसके बारे में। तो देखिए इसमें बताया जा रहा है, सबसे पहले देखिए कह रहा है कि इसमें बताया जा रहा है, कह रहा है कि किसी भी अकाउंट की फाइनल वैल्यू हम जर्नल बुक से सीधे नहीं निकाल सकते हैं। इसके लिए सभी लेजर अकाउंट की बैलेंस की समरी निकालनी होती है। यानी कि जितना भी आपने लेजर बनाया है, अरे डेबिट का लेजर होगा तो क्रेडिट का भी लेजर होगा, होगा कि नहीं होगा, उन सबको एक समरी निकालना होता है। और कह रहा है कि ट्रायल बैलेंस एक स्टेटमेंट होता है। और ट्रायल बैलेंस है क्या, एक प्रकार का स्टेटमेंट होता है जिसमें सभी अकाउंट के टोटल डेबिट और क्रेडिट बैलेंस को शो किया जाता है। मतलब आपने डेबिट कितने रुपए का किया और आपने क्रेडिट कितने रुपए का किया, वो दोनों के बैलेंस को हम एक बार क्या करते हैं, शो कराते हैं। किसमें, ट्रायल बैलेंस। और कह रहा है कि जिससे अकाउंटिंग प्रोसेस की अर्थमेटिकल एक्यूरेसी को चेक किया जा सके। मतलब हमारी मतलब अकाउंटिंग प्रोसेस की अर्थमेटिकल एक्यूरेसी क्या है, उसकी जांच करने के लिए हम डेबिट का टोटल बैलेंस और प्लस क्रेडिट का टोटल बैलेंस को हम क्या करते हैं, उसमें मेंशन करते हैं। और तब जाकर के ये पता चल करके आता है कि हमारा ट्रायल बैलेंस में कितना डेबिट है और कितना क्रेडिट है। लेकिन दोनों बैलेंस आपका इक्वल होना चाहिए। अगर डेबिट साइड का बैलेंस 50,000 आ रहा है तो क्रेडिट साइड का भी बैलेंस कितना आना चाहिए, 50,000 ही आना चाहिए। अब देखिए इसकी बात अगर हम करें तो यहाँ पे जो दिया हुआ है इसका जो सॉल्यूशन यहाँ पे हम बनाएंगे, कह रहा है कि इसका जो फॉर्मेट आपका दिया हुआ है, यहाँ पे सबसे पहले पार्टिकुलर लिखा, इसके बाद से एलएफ लिखा है, इसके बाद से डेबिट है और इसके बाद से क्रेडिट है। लेकिन जर्नल एंट्री में मैंने आपको बताया था कि जर्नल एंट्री को हम सॉल्व करने के लिए मैंने बताया था कि इस तरीके से आप टेबल बनाइएगा। और इसमें मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले यहाँ पे डेट भरते हैं, मैंने बताया था। इसके बाद से पार्टिकुलर हो जाता है, इसके बाद से एलएफ हो जाता है, इसके बाद से डेबिट हो जाता है और इसके बाद से क्रेडिट हो जाता है। यही मैंने फॉर्मेट बताया था ना। ये किसके लिए था, ये जर्नल एंट्री के लिए था। जर्नल एंट्री के लिए चाहे सिंपल बोलिए चाहे कंपाउंड बोलिए, बात तो एक ही था ना। इसमें यही था कि मतलब कंपाउंड में मल्टीपल था और सिंपल में सिंगल सिंगल थी, लेकिन फॉर्मेट तो यही था। लेकिन जब हम ट्रायल बैलेंस बनाएंगे तो ट्रायल बैलेंस का जो बनाने का फॉर्मेट है, एक तरफ हमको पार्टिकुलर लिखना है, इसके बाद से एलएफ लिखना है, फिर डेबिट लिखना है और फिर क्रेडिट लिखना है। और ये किस डेट को बनाया जाता है, तो 31 मार्च को बनाया जाता है। 31 मार्च को क्या बोल सकते हैं, वो कौन सा डेट होता है, वो कौन सा डेट होता है, हाँ, फाइनेंशियल ईयर का एंडिंग डेट होता है, जिस डेट को हमारा फाइनेंशियल ईयर एंड हो रहा होता है। और मैंने आपको बताया था कि 1 अप्रैल को हमारा फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है और 31 मार्च को फाइनेंशियल ईयर हमारा एंड होता है। अब इसी स्टेटमेंट से हम आसानी तरीके से अपने बिजनेस की पोजीशन को हम देख सकते हैं, उसकी एक अर्थमेटिकल एक्यूरेसी की जांच कर सकते हैं। अब देखिए, अब इसमें ध्यान से समझिएगा, इसमें कैसे बताया गया, इसमें ध्यान से समझिए। डेबिटर, डेबिटर क्या होता है, डेबिटर किसे बोला जाता है और क्रेडिटर किसे बोला जाता है, ये 2 क्वेश्चन आपके सामने आ गए, कोई बताएगा। कोई बताएगा, डेबिटर और क्रेडिटर में क्या अंतर है। मैंने बहुत सारा सिंपल जर्नल एंट्री पढ़ाया है। हे भगवान, देखिए डेबिटर का मतलब होता है कस्टमर। मैंने आपको बताया भी था कि जब हम सेल करते हैं तो उस केस में हम किसको सेल करते हैं, कस्टमर को सेल करते हैं। तो अगर हम कस्टमर को उधार पैसे से मैंने सेल कर दिया तो क्या उससे पैसा पाना होता है, तो क्या हम उसको डेबिटर नहीं बोल सकते हैं, बोलिए। सन्ड्री डेबिटर, सेल करते समय सन्ड्री डेबिटर होता है। और क्रेडिटर क्या होता है, तो क्रेडिटर बोला जाता है सप्लायर को जिससे कि हम उधार सामान परचेज करते हैं। तो डेबिटर का बैलेंस डेबिट साइड में और क्रेडिटर का बैलेंस क्रेडिट साइड में। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा तो यही हम होल्ड कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आ रहा है, तो देखिए अगर हम डेबिटर के बारे में बात करें तो डेबिटर से पैसा हमको पाना होता है और क्रेडिटर को पैसा हमको देना होता है।
जैसे हम बिजनेस स्टार्ट किए हैं, 50,000 रुपए का मैंने प्रोडक्ट लेकर के अपने बिजनेस में लाया है, और वो भी 50,000 का खरीदने गए, उसमें से बोले कि भैया हमारे पास 20,000 रुपया जमा कर लीजिए, 30,000 रुपया हम बाद में आएंगे तो देंगे, तो वो पैसा मेरे लिए लायबिलिटी है ना, वो कर्ज है हमारे ऊपर, क्योंकि वो पैसा आपको देना ही देना है। और किसको देना है? किसको देना है? अपनी सप्लायर को देना है, जिससे आपने सामान खरीदा, तो उसको हम सप्लायर बोल सकते हैं, उसको हम सप्लायर बोल सकते हैं। और सप्लायर हमारा क्रेडिटर को ही बोला जाता है, और उसका नेचर हमेशा क्रेडिट होता है। कोई दिक्कत? तो देखिए, इसमें बस आपको ट्रांजेक्शन में ही समझना है कि किसको डेबिट करना है, किसको क्रेडिट करना है। तो डेबिटर है तो क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा, ये भी डेबिट हो जाएगा, और यहाँ पे क्रेडिटर है तो क्रेडिट हो जाएगा। और कैपिटल क्या होता है? क्रेडिट होता है कि डेबिट होता है? क्रेडिट होता है। बस यही समझना है, क्रेडिट करना है कि डेबिट करना है। तो कैपिटल ऐसे भी पूछा जा सकता है कि क्रेडिट क्यों किया जाएगा कैपिटल को। अनुज खड़े हो जाओ, बड़े मुस्कुरा रहे हो, खड़े हो जाओ, पहले खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। कैपिटल को क्यों क्रेडिट करेंगे? मुस्कुराना मना। कैपिटल को क्रेडिट क्यों किया जाएगा बताओ, प्रिंस बताइए, कैपिटल को क्रेडिट क्यों किया जाएगा? कैपिटल को क्रेडिट क्यों किया जाएगा? अर्जुन, कैपिटल को क्रेडिट क्यों किया जाएगा? हाँ, नहीं मालूम। सिंपल जर्नल एंट्री कराते कराते हमको लग रहा है कि 5-6 दिन मैंने सिंपल जर्नल एंट्री कराया है। आप बताओ, बताओ, तुम बताओ मुस्ताक। बैठ जाइए, टाइम ज्यादा हो गया, नहीं तो हम तो आपको बहुत पूछते। बैठ जाइए, टाइम ज्यादा हो गया, नहीं तो बड़ी ज्यादा पूछते। इसको हम कल बताएंगे, रहने दीजिए, आज नहीं बताएंगे।